Nice day student. Today we take new chapter polynomials। और जिन बच्चों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उनसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लें। कोर्स आपका धीरे धीरे अब तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम क्या लेंगे, पॉलिनोमियल्स चैप्टर लेंगे। चैप्टर 2 छोटा चैप्टर है आपकी क्लास 10th में। तो पॉलिनोमियल में देखिए पहले एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं है, ग्राफ से संबंधित है और उसमें आपको वैल्यू बताना है, इसलिए हमने आगे ही ग्राफ इसकी बना लिए हैं क्योंकि ये बुक में आपको बनाया है यहाँ, तो समझाने के लिए ये ग्राफ हमको बनाना पड़ा। तो पॉलिनोमियल्स मीन्स होता क्या है, आप क्लास 9th में पढ़े हैं तो आपको डेफिनीशन तो इसकी पता होना चाहिए। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनीशन नहीं पता है तो सुन लीजिए होती क्या है। पॉलिनोमियल की डेफिनीशन होती है ऐसा वेरिएबल या ऐसा नियम जिसमें वेरिएबल्स की पावर, जो भी आप वेरिएबल्स लिखें, चाहे x लिखें चाहे y, वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ हम बोल रहे हैं तो वेरिएबल्स का यहाँ पे मतलब है कि हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर निगेटिव ना हो, जिनकी पावर निगेटिव ना हो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके, हिंदी में ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक ना हो उसे हम बहुपद कहते हैं। हिंदी में पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बहुपद। तो बहुपद की डेफिनीशन अब आपको आ जानी चाहिए। तो हम बहुपद या पॉलिनोमियल्स उसी को कहेंगे कि जिसमें वेरिएबल्स की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो बहुपद है या पॉलिनोमियल्स है। तो ये इसकी डेफिनीशन हो गई। तो आप डेफिनीशन क्या बताएंगे कि विच इफ़ वेरिएबल्स इज नॉन निगेटिव टर्म्स, कोई भी वेरिएबल्स की पावर यदि निगेटिव टर्म में नहीं है उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, है ना। हुज वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज नॉट निगेटिव, जिसकी एक्सपोनेंट या पावर निगेटिव ना हो। अब पॉलिनोमियल की देखिए यहाँ जो प्रकार हैं उसे आप सही ढंग से नहीं बता सकते क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो हमेशा बढ़ता रहता है, जितनी पावर रहेगी उतना नाम उसका। लेकिन हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, फिर उसके आगे उनके नाम नहीं होते हैं, पावर के अनुसार आदमी पढ़ देता है। ओके, पावर के अनुसार अब कैसे पढ़ता है हम इनको समझाने के बाद बताते हैं। तो जैसे पॉलिनोमियल्स की आपको हम डेफिनीशन बता दिए कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जिसकी पावर निगेटिव ना हो वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। और पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं जैसे x, y, z, a, b, c, d, इस तरह के नंबरों को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं चर। वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। और कांस्टेंट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 0 जो भी है, ये कांस्टेंट नंबर है, माने नंबरों को हम कांस्टेंट बोल देते हैं। और जो x, y, z, a, b, c, d, यही फलाना ठिकाना जो भी लिखते हैं x, y, z फॉर्म में, वो सब क्या है, तुम्हारे पॉलिनोमियल्स हैं। और गिनती जो भी आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन हाँ, कांस्टेंट को भी हम लोग वेरिएबल्स में एक ख़ास नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बोलते हैं ये कांस्टेंट नंबर है। जैसे सी ले लेते हैं, तो यहाँ धोखा ना खाना कि सी वेरिएबल्स है और आप ज़बरदस्ती बार लड़ाने लगे, बोले अभी आपने बताया कि 1 2 3 कांस्टेंट है, ये तो सी है। तो सी को यहाँ पे सपोज में माना गया कि सी इज ए कांस्टेंट, तो मतलब कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह आ सकता है। ओके, तो देखिए पॉलिनोमियल्स के मेन कोई टाइप नहीं होता है ना।
हम लोग क्या है कि 4 टाइप के स्टडी ज़्यादा करते हैं, उन्हीं के नाम ज़्यादा चले हैं। उसके आगे जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके नाम हम लोग पढ़ देते हैं। जैसे 4 तक की पावर जिस पॉलिनोमियल में होती है तो उनके नाम हैं। जैसे जिसकी पावर 1 है, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो उसे हम लीनियर बोलते हैं, है ना। जिसकी पावर 1 हो ऐसा पॉलिनोमियल, यहाँ देखिए लिखा है, ये पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा वेरिएबल्स या ऐसा टर्म, है ना, ऐसा वेरिएबलों का टर्म जिसकी पावर या एक्सपोनेंट 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं, है ना, या लीनियर इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जिसकी पावर 1 हो लीनियर हो गया, है ना। जिसकी पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ से आप डेफिनीशन समझ रहे होंगे इनकी। तो लीनियर पॉलिनोमियल का किसे बोलते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह जिसकी पावर हाईएस्ट 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक की डेफिनीशन हो जाएगी। यहाँ पावर लिख दिए हैं, देखिए, लीनियर की हाईएस्ट पावर 1, इसकी 2। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, पावर को यहाँ डिग्री भी बोल रहे हैं, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं या क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो उसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके आगे फिर नाम होता ही नहीं है। इसके आगे तो जैसे अब दे दिए, जैसे पावर 5 है तो उसका नाम नहीं है, उसको आप पढ़ देंगे कि ax की पावर 5 प्लस जो भी आगे लिखा, इस तरह से फिर चलता है ये। तो डेफिनीशन ये देखिए, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं। तो लीनियर भी पढ़ चुके हो, 9th में लीनियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए, लीनियर में हाईएस्ट डिग्री हम बोल रहे हैं, तो हाईएस्ट डिग्री का यहाँ मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, कांस्टेंट में मत देखिएगा। तो इसमें देखिए वेरिएबल x है तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो ये लीनियर होगा। पूरी लाइन में जो वेरिएबल दिया गया है उसकी हाईएस्ट डिग्री देखना है। तो इस पूरी लाइन में एक ही वेरिएबल दिया गया है x, है ना, ac भी दिया है तो इसे कांस्टेंट माना गया है, ओके, कोई रियल नंबर। फिर ये देखिए, इस पूरी लाइन में x वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और इस वेरिएबल के साथ जो a b c लगे हैं ये कोई कांस्टेंट नंबर है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपको बनाना है इसका, जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे तो a b c की जगह कोई कांस्टेंट नंबर हम लोग रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2x² रख दिए, 3x + 4। तो ये देखिए, ये कांस्टेंट नंबर हो गए और ये वेरिएबल हो गया। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो देखिए इस पूरी लाइन में हाईएस्ट डिग्री x की 3 है, 2 है, 1 है। तो इसमें देखिए इस पूरी लाइन में हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है। इसी तरह बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, है ना। हमें छोटी वाली पावर नहीं बताना है। तो जो भी आप पॉलिनोमियल का डेफिनीशन दीजिए तो उसकी हाईएस्ट डिग्री देख के दीजिए। यदि 1 है तो सीधे आप बोल दीजिए ये लीनियर होगा, है ना। पूरी लाइन में 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 है तो क्वाड्रेटिक बोल दीजिए, 3 है तो क्यूबिक बोल दीजिए, 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक बोल दीजिए। उसके आगे जो दिया है तो आप उसका नाम नहीं बोल सकते हैं, आप उसको पढ़ के बता दीजिए। तो ये है, तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ और इसमें ख़ास बात होती है पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जितनी हो उतने ही उसके आंसर भी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसका आंसर भी 1 ही होगा, सॉल्व करेंगे तो। यदि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसका आंसर भी 2 ही आएंगे, 2 उत्तर निकलेंगे।
इसी तरह 3 है हाईएस्ट डिग्री तो उसके 3 ही आंसर निकलेंगे, 4 है तो 4 ही निकलेंगे, 5 है तो 5 ही निकलेंगे, 1000 है तो 1000 ही निकलेंगे। ध्यान रखिएगा जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने आंसर उसके होने चाहिए। ओके, तो ये देखिए, तो पहली एक्सरसाइज में आपके है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स यहाँ पॉलिनोमियल का नाम है, x फॉर्म में है वो पॉलिनोमियल, आर गिवन इन द फॉलोइंग फॉर द सेम पॉलिनोमियल्स। तो इसमें इस ग्राफ में कुछ फिगर दिए गए हैं, ग्राफ दिया गया है, ये एक पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस जो ग्राफ दिया गया है तो इसमें पॉलिनोमियल पी एक्स है, किसकी वैल्यू निकालना है, पी एक्स की। तो इसमें ये बताना है कि जो ग्राफ दिया गया है, जो ग्राफ ड्रा किया गया है आपके एक्सरसाइज में, तो उसमें पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पी एक्स बोला है, तो जो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल ग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना। 2 डायमेंशनल ग्राफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है तो इसमें 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसलिए इसे 2 डायमेंशनल ग्राफ बोलेंगे। और जिसमें 3 एक्सिस हो जाती हैं उसे 3 डायमेंशनल बोला जाता है। तो जब हम 2 डायमेंशनल ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, माने ऐसी चलता है ना, और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है, माने सीधा। तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई। तो ये देखिए ये जो इसमें एरो बनी हुई है उसको देख के आपको आंसर बताना है। तो पी एक्स का मतलब ये है कि जो इसमें ग्राफ दिया गया है, जो लाइन ड्रा की गई है ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है या कट करता है। तो ये देखिए ये वाली एरो जो है एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रही है ना, बिल्कुल खाली है एक्स एक्सिस। तो और ये कट किसको कर रही है, वाई एक्सिस को, माने पी वाई को कट कर रही है। हमको बताना किसकी वैल्यू है, पी एक्स की। तो चूंकि ये पी वाई को कट कर रही है, पी एक्स को कट ही नहीं कर रही है, तो मतलब कि इसमें जो जीरोज आएगा, जीरोज यहाँ आंसर को बोला जाता है, तो इसका जो जीरोज आएगा वो जीरो ही रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। ध्यान रखिए यहाँ जीरोज का मतलब इस जीरो से नहीं है, जीरोज का मतलब है कि इसमें कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। और वही एक्स की वैल्यू जब क्वेश्चन में रख देते हैं तो आंसर जीरो हो जाता है, इसीलिए इसका नाम जीरोज पड़ गया है। तो इसमें एक्स की वैल्यू जीरो होगी। इसमें देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, ये देखो इस ग्राफ में ये वाई एक्सिस में काट रहा है यहाँ पे, तो वाई का आंसर नहीं लिखना है। अब फिर ऐसे जाके फिर एक्स को भी काट दिया है इस प्लेस में, है ना, इस प्लेस में काटा है। तो मतलब ये कि एक ही स्थान में काट रहा, तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये एक बार काटा है एक्स एक्सिस को। फिर अगले वाले ग्राफ में देखिए, इसमें देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, यहाँ भी कट किया, यहाँ, तो मतलब कि 1 2 3 प्लेस पे कट किया है। कितने प्लेस पे, 3, 1 2 3। तो मतलब कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। फिर अगले वाले में देखिए एक्स एक्सिस को, ये देखिए ये तो वाई को टच ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस को काटा है, माने इस लाइन को। तो कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर इसी तरह ये वाला देखिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। हमें वाई एक्सिस में कट नहीं देखना है, पी एक्स बोला है, माने एक्स एक्सिस में वो लाइन कितनी बार काट रही है। यदि मान लो पी वाई होता तो हम वाई वाला देखते कि वो वाई लाइन में एरो कितनी बार उसको कट कर रही। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ग्राफ और बचा है तो आप बुक में देख के उसको कर लीजिएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी अब ख़त्म, इसमें इतना ही था। वी टेक नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। तो ओके स्टूडेंट, पहली 2.21 आपकी एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गई है, बस ग्राफ भर था। अब एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने के पहले हम आपसे कुछ एग्जांपल देते हैं, उसको आपको पहचानना
है ना। पॉलिनोमियल्स के प्रकार देखना है कि पॉलिनोमियल का कौन सा प्रकार है, लिखेंगे 4 ही प्रकार के, 5वां भी लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए पॉलिनोमियल और थोड़ा डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि बड़ी क्लास है तो बड़ी क्लास में सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। यदि आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सीधे एक्सरसाइज मत पढ़िए, आगे उसकी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी का मतलब ये है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वास्तव में वो है क्या, उसमें क्या बताया गया है और ये किस किस तरह से काम करता है और किस तरह का होता है, उसकी पूरी जानकारी लीजिए। फिर उसके बाद एक्सरसाइज हमको शुरू करना चाहिए। और आप लोग करते क्या हैं, सीधे एक्सरसाइज खोले, पहला क्वेश्चन सर बता दीजिए इसमें ये कैसे आ गया। फिर मान लीजिए हमने आपको बता दिया तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे, क्योंकि आपकी बेसिक क्लियर ही नहीं है। बेसिक इसका बनाता है चैप्टर का नॉलेज। चैप्टर की थ्योरी पढ़िए, थ्योरी में क्या दिया है, कैसे दिया, ये कैसे चलता है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो ये तो जो हम एक्सरसाइज हम लोग वास्तव में करते हैं वो एग्जाम्पल माने जाते हैं। मेन उसका रीज़न होता है थ्योरी, माने जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसको हमें बारीकी से पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको ना समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो मान लीजिए 100% में आप 30% या 50% भी समझ गए तो बहुत कुछ समझ में आया। फिर तो आगे आप खुद ही पढ़ेंगे उसको, और बहुत दूर बहुत आगे तक पढ़ना है आपको। तो यदि उसको 50% भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जान जाते हैं, तो फिर आगे वो नॉलेज अपने आप बढ़ने लगता है ना। जैसे आप सोचिए कि बड़ी बड़ी क्लासों को बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं, है ना, इंजीनियर IIT वगैरह में, तो क्या वो उसको रट्टा मारते होंगे? नहीं, उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। शुरू में जो पढ़े तो पढ़े, बाद में उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उस थ्योरी के आधार पे आप कोई भी उनको क्वेश्चन दे दीजिए वो सॉल्व कर देंगे। तो आप ध्यान रखा कीजिए, चैप्टर में जो शुरू में हम बताते हैं तो कोशिश करते हैं कि बेसिक आपके क्लियर हो, उसके बाद फिर ये तो चलता ही रहेगा, क्वेश्चन तो हम खुद ही बताएंगे आपको। तो देखिए आपको हम आज पॉलिनोमियल थोड़ा पहचानवा रहे हैं। ये देखिए x हम लिख दिए और हम कुछ भी नहीं लिखे, सिर्फ x लिखे हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है ना। इसमें हम प्रकार नहीं पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या x पॉलिनोमियल है। तो हाँ, ये x पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x फॉर्म में हम लिखे हैं, वेरिएबल्स फॉर्म में लिखे हैं। अब जैसे मान लो ax लिख दिए, अब पूछ दिए कि पॉलिनोमियल है, तो आप फिर से बोल देंगे हाँ पॉलिनोमियल है। लेकिन हम ये पूछ दें कि भाई यहाँ तो इनटू से a और x, ये दोनों पार्ट इनटू से माने जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे a क्या है? a यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है। हम वेरिएबल, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल हम x मान के चल रहे हैं, ओके। तो जब हम वेरिएबल x मान के चल रहे हैं तो उसके अलावा यदि हम अदर नंबर कोई लिखते हैं, जैसे ABCD फॉर्म में लिखते हैं, तो वो कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और a कांस्टेंट है, ओके। अब इसमें यदि ये पूछा जाए कि ठीक है ये पॉलिनोमियल है, तो बताइए कि ये पॉलिनोमियल्स में क्या कहेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे। माने इसको बताओ कि क्या है 4 के अंदर, तो आप बोल देंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 1 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, तो मतलब डिग्री 1 मानी जाएगी, तो बोल देंगे लीनियर है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई पॉलिनोमियल आपसे पूछे तो बड़ा सा नंबर लिखे तभी आप बोलेंगे पॉलिनोमियल। एक नंबर भी हो सकता है। आप पिछली कक्षा को ध्यान कीजिए, 6वीं 7वीं में आ जाता तो आपको पढ़ाया जाता है कि मोनोनोमियल्स किसको बोलते हैं, बायो किसको कहते हैं, ट्रायो किसको कहते हैं। तो ये इसमें जिसमें एक टर्म हो वो मोनो, 2 टर्म हो वो बायो, वो तो बात की बात है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना। तो जिसमें एक टर्म हो मोनो, 2 है तो बायो, 3 है तो ट्रायो, ट्राई तक पढ़े हो। लेकिन यहाँ तुमसे ये बायो मोनो नहीं पूछेगा, बहुत पूछेगा तब बताइएगा। लेकिन यदि ये भर पूछे कि ये है क्या, तो पॉलिनोमियल्स है ना, वेरिएबल फॉर्म में, इसलिए पॉलिनोमियल है। तो और पॉलिनोमियल में इसको और क्या बोल सकते हैं, तो लीनियर बोल सकते हैं। ए क्या है, तो कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए x+2 लिख दिए, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस वेरिएबल, कहने का मतलब कि इस वेरिएबल में आप चाहे जितने नंबर रख दीजिए, है ना, वेरिएबल हमारा x है, तो यदि वेरिएबल की पावर 1 है पूरी लाइन में तो वो हमेशा लीनियर माना जाएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ 3 लगा दीजिए आपको छकाने के लिए, तो ये वेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल तो हम x को माने हैं,
तो इसकी पावर तो वेरिएबल्स की एक ही हाईएस्ट है, इसलिए ये लीनियर ही माना जाएगा। इसको देख के आपको नहीं बोलना ये कांस्टेंट की पावर में चढ़ रहा है, तो वेरिएबल की पावर को देख के आपको उसको डिफाइन करना है। ठीक, अब मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख दिए, तो इसको आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? जिसकी पावर 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। भले ये एक ही टर्म मोनो हो, लेकिन इक्वेशन क्वाड्रेटिक माना जाएगा, है ना। तो चूँकि ये तो हम छोटी छोटी चीज़ लेके बता रहे हैं, आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा तो उसमें एक दो टर्म रहेगा। पर मान लीजिए कोई पूछ दिया एक ही टर्म लिख के, तो आप इसको मोनो ही बोलेंगे, क्योंकि एक टर्म है। और 2 टर्म भी लिखोगे तो इंटू से ही लिखोगे, लेकिन इसकी मेन क्लास है क्वाड्रेटिक। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो bx + c, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, अब है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। इसी तरह से 3 वाला होगा, 4 वाला होगा। इसके आगे मान लीजिए x की पावर कोई 5 लिख दिया, तो चूंकि इसका कोई नाम तो है नहीं, है ना, विशेष नाम तो है नहीं, तो आप इसको पढ़ के बताएंगे कि x की पावर 5, x की पावर 4 ये पॉलिनोमियल्स है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है, और 4 तक का नाम चलता है तो उनका नाम बता देना चाहिए। मान लीजिए नाम नहीं बता पा रहे हैं तो भी आप पावर में उसको पढ़ देना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स हमारे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको मेन जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक के अंतर्गत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है। और डिवाइड भी है, तो डिवाइड में पावर किसी में 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो वो तो डिवाइड है जो 9th में कर रहे थे। आपको यहाँ जो सॉल्यूशन लगाना है वो क्वाड्रेटिक के लिए। तो ओके स्टूडेंट, भी हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, पर उसके बारे में थोड़ा सा रूल या फार्मूला भी आपको बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पढ़ रहे हैं, और बुक तो आप जानते हैं NCERT। देखिए आप क्वाड्रेटिक, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज मेन शुरू होती है 2.2 से। तो 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल टर्म क्या होता है? ये ax² bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे a, b और c, हियर a, b and c आर कांस्टेंट। आ गया समझ में? यहाँ पे ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म है, और जहाँ a, b, c माने कांस्टेंट नंबर है, कोई रियल वैल्यू है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब इसी में 2 रूल लगा के रिलेशन बिटवीन जीरोज और गिवन कोफिशिएंट के भी रिलेशन निकालना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी फार्मूला है। इस फार्मूले को तो आप बहुत लोग इस सिर्फ थ्योरी में पढ़ रहे हैं, जैसे सम ऑफ जीरोज लिख के इसको लगाते हैं, या इसको लिख के इसको, है ना, बहुत लोग इतने में सॉल्व करते हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरो के लिए 2 नियम लगाए जाते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को सम ऑफ रूट्स भी बोला जाता है, क्योंकि जीरोज को रूट्स भी कहा गया है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा चाहे बोलिए, चाहे सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा भी बोलिए। तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा बीटा = c/a, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिनोमियल का। ये इससे ये जो लास्ट सेकंड और थर्ड नियम हम इसमें जो लिखे हैं, तो सेकंड और थर्ड से आप जो भी पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पॉलिनोमियल जो सॉल्व किए वो सही है कि गलत। तो इससे चेक भी हो जाता है। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा = -b/a,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो ये देखिए माइनस बी अपान ए, तो ये क्वेश्चन से लिया गया है। ये देखिए ये बी है तो ये बी रखा गया है, ए ये। तो जब सम लोगे, सम ऑफ जीरोज लोगे तो ये अपान ये होगा बी अपान ए, साइन माइनस रहेगा। और जब इन्हीं अल्फ़ा बीटा का इनटू में लेंगे, माने प्रोडक्ट फॉर्म में अल्फ़ा बीटा को लेंगे तो सी अपान ए हो जाएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का दोनों में डिवाइड हो रहा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और ये कांस्टेंट नंबर है। तो ये फार्मूला है। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए दिया गया तो उसका फार्मूला ये है। मतलब ये कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकल आता है। तो एक्सरसाइज में तो है, तो बताएंगे ऑलरेडी से, पर इनको ध्यान रखिएगा। अब आप जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में जब ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं तो या तो आप माइनस बी अपान ए यूज कीजिए, है ना, या कि फिर ये वाला यूज कीजिए। ये आपके ऊपर है किसको आप सही ढंग से कर पाते हैं। तो अब इसमें देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, ये तो आपको नियम बता दिए, बस इतने ही फार्मूला हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी डन है कि आता ही है हर साल। तो इसमें अब पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट में पहला नंबर दिया गया है। तो इसमें आपको क्या बोला है कि फाइंड जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड गिवन कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट एक्स और एक्स स्क्वायर के उनके भी रिलेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और जीरोज फाइंड करना है। यहाँ जो जीरोज बोल रहा है मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो जीरोज क्यों पढ़ा नाम, तो सॉल्व करने के बाद बताते हैं। तो देखो इसको बोला है कि इस क्वेश्चन के जीरोज निकालिए। तो इसका मतलब है कि इस जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आगे जीरो के इक्वल लिखेंगे, है ना। यदि जीरो के इक्वल नहीं लिखेंगे तो मार्क कटेगा। जीरोज का मतलब यहाँ यही है कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है आगे उसको जीरो के बराबर लिख लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, है ना। तो उसके जो आंसर निकलेंगे वही जीरोज कहलाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 8 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूल समझते जाइए। सबसे पहला काम है कि कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ आगे आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के तो चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है नहीं तो 1 मानोगे। तो आगे हम इसका इसमें इंटू किए तो इसमें कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 8 1 जा 8 ही आएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइज करेंगे और इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि हमें इस प्लेस में, देखिए इसमें करना क्या पड़ता है, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मदद से हम एक्स की वैल्यू को 2 भाग में बांटते हैं, है ना। एक्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर है उसे 2 भाग में बांटते हैं। तो इसको 2 भाग में बांटना है तो इसका हम इससे इंटू करेंगे आगे तो 8 ही आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब ये 4 2 जा 8। अब इसमें हम इस तरह से तोड़ेंगे, इस दोनों को इस तरह से लिखेंगे कि हमको -2 मिले। तो इसको देखिए 4 कंडीशन बनाइए, आगे प्लस कर दीजिए तो कितना आया 6। क्या ये 6 है, हमको क्या चाहिए -2 चाहिए। तो क्या ये -2 है, नहीं है, ये पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन इन्हीं में बनाना है, 4 कंडीशन। फिर ये 2 आया तो क्या ये 2 है, नहीं है, हमको -2 ही चाहिए। तो ये तो 2 आया। फिर इसमें साइन बदल दीजिए, यहाँ माइनस लगाएं तो इसमें लगाइए, इसमें प्लस कर दीजिए। तो ये देखिए ये -2 आया, साइन जो बड़ा वो लगाते हैं। फिर
तो ये देखिए -2, तो -2 हमको चाहिए, तो मतलब कि सही कंडीशन क्या है, ये वाली। कुल 4 कंडीशन बनाना है, 3 बन गई, चौथी कंडीशन आप क्या बनाएंगे, दोनों में माइनस। तो यदि आप ये कंडीशन बनाना सीख लें तो ये अपने आप ये कभी भी गलत नहीं होता है। तो और 4 कंडीशन के अंदर ही आपको आंसर भी मिल जाता है। तो आगे आप फैक्टराइज कर लीजिए, फिर 4 कंडीशन बना लीजिए। तो जैसे आगे प्लस ले लिए, फिर ये माइनस लिए, फिर यही माइनस यहाँ प्लस, और फिर पूरा माइनस। तो इन जो 4 कंडीशन बनाए तो इनमें 4 आंसर निकलेंगे, तो उसमें एक करेक्ट आंसर रहेगा। उसी करेक्ट आंसर को यहाँ से मैच कर लीजिए। तो हमको क्या चाहिए था, -2, तो -2 हमको किस कंडीशन में मिली, यहाँ मिली। तो मतलब कि -2 के स्थान पे हम क्या रख देंगे, ये x लगा है ना इसमें, तो -2 के स्थान पे -4x + 2x लिख देंगे। तो -2x के स्थान में हम क्या रिप्लेस करेंगे, -4x + 2x। तो अब यहाँ हम लिख देंगे x², इसके प्लेस में माने साइन समेत है, तो ये देखिए -4x, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ जिसको आप रिप्लेस करते हैं तो वहाँ x भी लगा लिया कीजिए। जब आप समझ गए कि ये यहाँ पे ये सही उत्तर है, ये सही आंसर है, तो उसमें x फॉर्म में क्वेश्चन है तो सब में x लगा दीजिए। तो 2x के स्थान पे, -2x के स्थान पे हमको ये वाली वैल्यू रख देना है। तो -4x + 2x है ना, इसके स्थान पे देखिए ये आया है, तो हम इसके स्थान पे ये पूरा लिख सकते हैं, -8 = 0। अब देखिए इसमें पेयर बन गए, ये इसमें कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x, इस पेयर में x कॉमन है तो x - 4, और इसमें 2 कॉमन है तो x - 4 = 0। ओके, अब देखिए x - 4 फिर से कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लिए तो इस वाले में x बचा, इस वाले में ये x बच रहा है, और इस वाले में ये तो निकल गया है तो +2 बच रहा। तो ये देखिए फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज तक तो आप 9th में पढ़े हैं। इसके बाद इसकी वैल्यू, तो ये जो फैक्टराइज हम किए हैं इन दोनों को 0 के साथ अलग अलग लिख देना है इस तरह से, x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। जब फैक्टराइज कर लीजिए तो दोनों नंबरों को 0 के साथ अलग अलग लिख दीजिए, ये रख दिए। तो ये आया x = 4, ये वाला माइनस उधर गया तो क्या हो गया, प्लस, और ये इधर गया तो माइनस हो गया। ओके, तो ये जो दो वैल्यू हम निकाले हैं, यही वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोज कहलाएगी। इसके जीरोज क्या निकले, 4 और -2। तो इन्हीं में से ये जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, ये देखिए जब हम इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद 2 उत्तर आए, पावर 2 थी इसकी, तो देखिए 2 आंसर निकले। तो ये जो आंसर आप निकालते हो इसी को हम बोलते हैं जीरोज। तो एक जीरोज आया 4 और एक दूसरा जीरोज आया -2। तो इन्हीं में से एक जीरोज को अल्फ़ा मान लिया जाता है, एक को क्या मान लिया जाता है, बीटा। तो ये जो अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पे ये लिखे हैं, तो ये देखिए एक को हम ये इसको अल्फ़ा मान लेंगे, है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, और इसको क्या मान लेंगे, बीटा, है ना। ज़रूरी नहीं, उल्टा भी मान सकते हो, बीटा आप इसको मान लीजिए तो इसको अल्फ़ा मान लीजिए, मतलब इन्हीं दोनों में आपको अल्फ़ा बीटा लेना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा बीटा। तो ये जीरोज है। अब इसका नाम जीरोज पड़ा क्यों, है ना, ये सुन लीजिए। चैप्टर एक्सरसाइज में ये आज हम इतना ही बताएंगे, बस आपको जीरोज आज थोड़ा समझाना था। एक्सरसाइज क्वेश्चन फट से कल हम फिर बताएंगे, आगे रिलेशन भी बताना है इसका, तो आज आपको तोड़ना बताए इसमें। अब देखिए जीरोज बता दिए कि जो आप x की वैल्यू निकालते हैं वो कहलाता है जीरोज, है ना। उन्हीं जीरोजों में से नाम क्या हो जाता है, एक का अल्फ़ा नाम हो गया है बुक में, एक का बीटा। अब देखिए ये अल्फ़ा बीटा नहीं समझ में आ गया होगा, पर अब इसको जीरोज बोलते क्यों हैं, जीरोज इसका नाम इसलिए पड़ा कि आप ये जो आंसर निकाले हैं ये दो, तो यदि इन आंसरों को इस क्वेश्चन में रख देंगे तो पूरी लाइन जीरो हो जाएगी। जैसे ये देखिए ये ना है क्वेश्चन आपका, ये
तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यदि हम इसमें ये इन दोनों में से कोई को रख दीजिए, तो इसमें जैसे हम 4 रख देते हैं तो ये 4 का स्क्वायर 4 फिर 8 है ना। तो ये देखिए 16 8 8, तो ये देखिए पूरी लाइन क्या हो गई, 0 हो गई। इसीलिए इसका नाम जीरोज पड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, जीरोज। क्योंकि हम जो वैल्यू एक्स की निकालते हैं और यदि हम क्वेश्चन में रख देते हैं तो पूरी पॉलिनॉमियल जो दिया गया वो 0 हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोज, है ना। जैसे फाइंड जीरोज लिखा रहता है तो इसी कारण लिखा रहता है कि आप जो भी वैल्यू निकालेंगे यदि उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आज सिर्फ आपको पॉलिनॉमियल से परिचित कराना था। कल से हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन से लेंगे। आज आपको सिर्फ जीरोज और इनका रिलेशन बताना था, है ना। हैव ए नाइस डे। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिए और कमेंट में, है ना, कमेंट तो आप जानते ही होंगे, कमेंट में आप उस कमेंट तो लिखते, मान लीजिए नहीं बन रहा आपसे, मैथ है, तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल दिया कीजिए और कमेंट्स में लिख दिएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम अगले दिन बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको घंटी भी बजे सुनाई दे। ओके, हैव ए नाइस डे।